सो प्यारे बच्चों, last time we did with that of internal energy change, and we told that internal energy change is heat evolved or absorbed at constant volume. हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसको निकाला और बोला बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। पर बेटा जो हम डेली के रिएक्शन करते हैं, क्या उसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है? उसमें क्या कांस्टेंट रहता है? हम डेली के रिएक्शन करते हैं, किसी वेसल में कर रहे हैं, किसी परखनली में कर रहे हैं, व्हाट इज कांस्टेंट? इट इज प्रेशर कांस्टेंट। तो हमें वॉल्यूम कांस्टेंट पे तो हीट चेंज का पता था, पर क्या हमें प्रेशर कांस्टेंट पे हीट चेंज पता था? नहीं था। तो हमें चाहिए था, क्योंकि हमें डेली रिएक्शन तो कांस्टेंट प्रेशर पे करने हैं, तो हमें वो हीट चाहिए, वो हीट चेंज चाहिए जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। तो उसके लिए बेटा हमने निकाला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकाला? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी का मतलब क्या? एंथैल्पी को बोलते हैं हीट कंटेंट ऑफ बॉडी। हीट कंटेंट ऑफ बॉडी, ठीक, हीट कंटेंट ऑफ बॉडी। अब आप बोलोगे सर, एक तरफ से आप बोलते हो कि हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, दूसरी तरफ लिख देते हो हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी। बेटा हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी कंटेंट ऑफ द बॉडी। ठीक, हम अब एनर्जी को एंथैल्पीज के टर्म में बोलते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हीट कंटेंट एक जस्ट रिटन वर्ड है, आप इसका मतलब समझ लीजिए एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी। अब एनर्जी कंटेंट ऑफ अ बॉडी एंथैल्पी, इसको हीट कंटेंट बोला तो इसलिए इसका साइन हमने क्या रखा? H रखा। ठीक है जी। अब ये H किसके बराबर होगा? देखो बेटा, किसी भी बॉडी की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज U, और उसके ऊपर हम कुछ वर्क कर देते हैं। अब वर्क क्या होता है? हम ये जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक, ये जो R होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं वर्क डन पर डिग्री पर मोल। क्या बोलते हैं? वर्क डन पर डिग्री पर मोल। कि अगर मैंने 1 मोल गैस को 1 डिग्री टेम्परेचर दिया तो वो कितनी वर्क करेगी, वो गैस कांस्टेंट होता है। तो इसको लिखा जा सकता है वर्क डन पर डिग्री पर मोल। कैसे लिख सकते हैं हम? वर्क डन पर डिग्री पर मोल, NT। अब इसको यहां पुट कर सकते हैं, तो PV इज इक्वल टू N W बाय NT इंटू T। इसका मतलब N से N कैंसल, इसका मतलब T से T कैंसल। तो इसका मतलब PV क्या हो गया हमारे पास? वर्क हो गया, जब हमने 1 मोल गैस का लिया और उसको 1 डिग्री टेम्परेचर दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हमने मान लो एक बॉडी ली या एक कोई भी चीज ली जिसकी इंटरनल एनर्जी U थी, उस पे हमने कुछ वर्क कर दिया PV, ठीक, तो वो PV ऐड हो गया। अब जो टोटल एनर्जी बॉडी की आई उसको हमने बोल दिया H। तो H इज U प्लस PV, where U is internal energy and PV is actually work done by 1 mole of gas giving 1 degree of temperature. Got it or not? पर क्या आप U निकाल सकते हैं भाई? कैन यू कैलकुलेट U? जब आप U नहीं कैलकुलेट कर सकते तो क्या H की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? You cannot calculate एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H। जैसे हम U नहीं कर सकते वैसे हम H नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वी कैलकुलेट डेल्टा H, एंड डेल्टा H विल बी H प्रोडक्ट्स माइनस H रिएक्टेंट्स, या फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में प्रोडक्ट बनते हैं, इनिशियल में रिएक्टेंट होते हैं। क्योंकि बेटा याद रखो, हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब केमिस्ट्री में होने वाले चेंजेस में एंथैल्पी चेंज पढ़ रहे हैं हम लोग। हमें इंजन से लेना देना नहीं है, वो सिद्धार्थ सर लेते रहेंगे, अपने को उससे मतलब नहीं। अपने को ये है कि मैंने टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर दिया, उससे वर्क कितना हो गया, उसमें एनर्जी चेंज कितना हो गया। हम तो एक रिएक्शन के लिए रो रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख दिया। अब अगर मान लो, या मैं इसको ऐसे लिख देता, डेल्टा H इज इक्वल टू H फाइनल H2 माइनस H1,
जहां पे H2 इज फाइनल एंथैल्पी, H1 इज इनिशियल एंथैल्पी, एक ही बात है। अब बेटे अगर मैं H2 लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, U2 प्लस P2V2? क्या ऐसा लिख सकता हूं भाई, U2 प्लस P2V2? और अगर मैं H1 लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, U1 प्लस P1V1? इसको यहां पुट कर सकते हैं अपन। तो डेल्टा H जो होगा वो किसके बराबर होगा, U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1। क्यों जी, क्या हम ऐसा करें, यू को इकट्ठा कर लें और पीवी को इकट्ठा कर लें? तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक, प्लस P2V2 माइनस P1V1। बोलो ऐसा लिख सकता हूं मैं? ठीक है। नाउ इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या P2P1 में फर्क होगा? P2P1 सेम होगा? P2P1 को हम P लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 इज इक्वल टू P1, से इट इज P, से इट इज P, है ना जी? तो हम इधर P लिख देते भाई, और P को कॉमन निकाल सकते कि नहीं? सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P कॉमन डेल्टा V। कैसे लिख सकते हैं भाई अपन? हाँ जी, कोई मुश्किल इसमें? ठीक। अब आप ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लोट, अकॉर्डिंग टू फ्लोट, व्हाट इज फ्लोट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो तुम? बताया मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अभी नहीं बताया ना? बस इसके बाद अपन ने वही करना है सारा, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अगर मैं पुट करता हूं, क्योंकि मेरे को एंथैल्पी चेंज पहले बता देना जरूरी था, उसके बाद मैं फर्स्ट लॉ पे आऊंगा आपके साथ, है ना? लॉज तभी क्लियर हो सकते हैं हमारे को। देखो बेटा, अकॉर्डिंगली हमें ये पता होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये आज मैं प्रूव कर दूंगा आपको कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू हम बार बार निकाल चुके हैं कि माइनस पी डेल वी होता है। डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डेल वी होता है। क्या मैं इधर पुट कर दूं? तो डेल्टा यू बिकम्स क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इजंट इट? बट व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो क्यू के पैर में छोटा सा पी लिख दूं? भाई प्रेशर कांस्टेंट रखा है, ये बताने के लिए कि प्रेशर कांस्टेंट रखा है, क्यू के पैर में छोटा सा क्या लिख दिया? पी। नाउ पुटिंग दिस हियर, हमने इधर पुट किया इसको। सो डेल्टा एच किसके बराबर आया? क्या आया? क्यू पी माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। कैंसिल हो गया कि नहीं? सो डेल्टा एच किसके बराबर हो गया? क्यूपी के बराबर हो गया कि नहीं? डेल्टा एच किसके बराबर हो गया? क्यूपी, दैट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रूव हो गया यहां से कि एंथैल्पी चेंज जो होता है, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, देयरफॉर एंथैल्पी चेंज इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। ठीक, एंथैल्पी चेंज इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चा, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता था, कांस्टेंट प्रेशर पे वो क्या है? एंथैल्पी चेंज है। कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे हमने इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला था किसमें? बॉम्ब कैलोरीमीटर में, ऐसे ही इसको भी निकालते हैं हम लोग। और किस में निकालते हैं? कॉफी कप कैलोरीमीटर में। डेल्टा एच इज कैलकुलेटेड इन कॉफी कप कैलोरीमीटर। यानी जैसे मैंने पिछली बार तुम्हें बताया कि अगर कभी बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा होगा तो आप समझ लेंगे वो डेल्टा यू है, ऐसे ही कभी कॉफी कप कैलोरीमीटर लिखा होगा आप समझ लेंगे वो डेल्टा एच है। कॉफी कप कैलोरीमीटर कुछ नहीं, जैसे कॉफी का कप ओपन होता है भाई,
वैसे हम इसमें कप लेंगे, ओपन होगा, उसके अंदर वैसे ही हम वो सब्सटेंस रखेंगे जिसको हमने जलाना है या जिसका रिएक्शन करवाना है, उसके आसपास वैसे ही वाटर रखेंगे, वाटर हीट होगा, बीच में थर्मोमीटर रखेंगे तो टेम्परेचर का राइज फॉल देखेगा। फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू जेड डेल्टा टी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। फॉर्मूला वही है, फर्क क्या है, वहां क्या यूज किया था, बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो वहां बंद सिस्टम था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। यहां हमने क्या रखा, कॉफी कप कैलोरीमीटर, ओपन था, ओपन था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट था, तो वहां कांस्टेंट प्रेशर पे हमने एंथैल्पी चेंज निकाला, हीट चेंज निकाल लिया था, और हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज। तो ऐसे हमने एंथैल्पी चेंज निकाल दिया। तो इतना परेशान क्यों है भाई? हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा, बता, आ रहा है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तो मैं देख बेटा, मैं तो सभी का फिक्र रखता हूं, तो अगर कहीं चिंता की रेखाएं मेरे को दिखाई देती है, मैं फटाफट पूछ लेता हूं कि यार क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अगर दिक्कत हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, है ना? मैं खाता नहीं हूं, ठीक, प्योर वेजिटेरियन मैन। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू जेड डेल्टा टी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम। ठीक, कैपिटल, अब ये पता है जेड क्या होगा यहाँ पे, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा टी क्या होगा, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, कैपिटल एम क्या होगा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल एम क्या होगा, गिवन मास जो हमने लिया रिएक्शन में, ठीक, कैलोरीमीटर के अंदर जो लिया वो मास होगा, इससे डेल्टा एच निकल जाएगा। जैसे हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज स्टेट फंक्शन था, ठीक, वैसे ये भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन, जिसके आगे डेल्टा लगा देते हैं वो होता है क्या, स्टेट फंक्शन। तो इट इज स्टेट फंक्शन, ठीक, डेल्टा एच इज स्टेट फंक्शन, ये भी स्टेट फंक्शन होगा। जैसे उसके यूनिट है तो ये भी एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी है। आज हम एनर्जी को एंथैल्पी के टर्म में क्यों बोलते हैं? आज कोई भी, जैसे आपने मेरे साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, आपको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोली, बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आज कोई भी एनर्जी चेंज हम पढ़ते हैं एंथैल्पीज के टर्म में पढ़ते हैं। क्यों? हमने कौन सा किसी बंद डब्बे में काम करना होता है, हम ओपन सिस्टम में ही करते हैं, है ना? इसलिए हमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज देखना होता है। इसलिए आज एनर्जी को एनर्जी ना बोल करके हम एंथैल्पी बोल देते हैं। क्लियर? तो है तो एनर्जी है, तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल्स, और क्योंकि पर मोल निकाला जाता है तो पर मोल लिख सकते हैं। अगर मोलर एंथैल्पी की बात करेंगे तो पर मोल लिख देंगे, अदरवाइज जूल तो है ही है, एनर्जी का यूनिट है भाई। समझ में आ गई बात? ये एंथैल्पी होती है, इसकी हमें जरूरत क्या थी, इसलिए मैंने यहां पे करवा दिया कि आपने इंटरनल एनर्जी पिछली बार पढ़ी थी, तो बिल्कुल सेम चीज है एंथैल्पी, फर्क सिर्फ क्या आ गया, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, यही फर्क आ गया। अब वापिस चलते हैं, ये पढ़ा दिया मैंने एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक। बट उससे पहले हम वापिस चल रहे हैं टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो पहले हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक के आज की डेट में हमारे पास 4 लॉज हैं। उन 4 में से 2 लॉ अभी पढ़ लेंगे, 2 थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है जी, इकट्ठे पढ़ेंगे उल्टी आ जाएगी, ठीक। तो हम कोशिश करेंगे कि पच पच करके आराम से पचे, है ना भाई। तो सबसे पहला लॉ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने बोला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट द हेल इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? पहली बात यार, ये बड़ा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ को जीरोथ लॉ क्यों बोला गया बेटा? जीरोथ लॉ को इसलिए जीरोथ लॉ बोला गया कि फर्स्ट लॉ हमारे पास पहले आ गया, फर्स्ट लॉ किसने पहले दे दिया, जो उसको लगा सिंपल उसने फर्स्ट लॉ लिख दिया। अब जब ये लॉ हमारे को दिया गया, हमें पता चला कि यार ये तो उससे भी बेसिक है, इसको जाने बगैर हम फर्स्ट लॉ तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इट इज मोर बेसिक लॉ। जैसे आपको टेबल सिखा दिया जाए और बाद में आपको 1 2 3 सिखाया जाए, तो अब टेबल्स तो पहले सिखा दी, रट दिया तुमने, 2 इंटू 2 2, है ना, 2 1 जा 2 2, ऐसे बच्चे रटते ना भाई, 2 2 जा 4 ऐसे करके, वैसे रट लिया, आपको ये पता भी नहीं था 1 2 होता क्या है ना।
आजकल की मैं देखता हूँ, आजकल स्कूलों में बहुत अजीब अजीब तरह से पढ़ाई शुरू हो गई। हमारे को क्या होता था कि पहले ABC सिखाते थे, है ना। अभी आजकल क्या है, वो इस तरह से सिखाने लग गए कि बच्चे को आसानी से आए। पहले उसको स्ट्रेट लाइन वाले अक्षर सिखाएंगे, T I ऐसे करके, फिर स्लांटिंग लाइन वाले सिखाएंगे AB, फिर गोलाकार सिखाएंगे B, है ना, C, और फिर जाके अल्फाबेट्स पे पूरे आएंगे। बंदे को सब कुछ आता होता उससे पहले बनाना। ABC बाद में सिखाते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, वो बाद में सिखाते हैं, पर पहले उनको ड्राइंग सारी आती है कि A कैसे बनाना है, B कैसे बनाना है, C कैसे। वो तरीका है आजकल मॉडर्न कि भाई बच्चे के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े, पहले क्योंकि लाइन सीधी वाली खींच ले, फिर वो स्लांटिंग लाइन खींच ले, फिर वो आर्क पे जाए, इस तरह से करके आज सिखाते हैं। उसी तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पहले आ गया, लेकिन ये ज्यादा बेसिक लॉ था, ये ज्यादा बेसिक लॉ था। तो हमने बोला अब इससे छोटा नंबर क्या दे फर्स्ट से, बोला 0, तो नाम हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता क्या है? जीरोथ लॉ कहता है कि इफ टू बॉडीज A एंड B, मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूं, अरमान की एज जो है वो अर्शिया के बराबर है, अर्शिया की एज जो है वो स्पर्श के बराबर है। अब बोलो स्पर्श और अरमान की एज क्या होगी? बराबर होगी ना। बस यही हमारा जीरोथ लॉ है, सेम इज जीरोथ लॉ। ये कहता है व्हेन टू बॉडीज, टू बॉडीज से A एंड B, मैंने दो बॉडीज ले ली A एंड B, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम with another body C, with another body C separately, separately, they must also be in the thermal equilibrium of each other when they are put together. They must also be in thermal equilibrium, thermal equilibrium of each other, of each other when put together. मतलब समझिएगा इसका। मान लो एक बॉडी है A, ठीक है जी, और एक बॉडी थी B, ये बॉडी A, ये बॉडी B, और एक बॉडी थी C। हमने बोला A और B में, A और C में थर्मल इक्विलिब्रियम है। नाउ व्हाट द हेल इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितनी हीट A ने C को दी, उतनी हीट C ने A को दे दी, ठीक। जितनी A ने हीट किसको दी, C को, उतनी हीट C ने A को दे दी। तो नेट हीट चेंज क्या हो गया? 0। हीट चेंज तो हो रहा है, पर नेट हीट चेंज क्या हो रहा है? 0। जितना आता जा रहा है उतना भूलते जा रहे हो, है ना। टोटल नॉलेज इक्विलिब्रियम, है ना भाई। उसी तरह यहां थर्मल इक्विलिब्रियम, जितनी हीट दी उतनी हीट खो दी, ठीक। इसने A ने जितनी हीट इसको दी उतनी C ने इसको वापिस कर दी, ठीक। तो नेट में नेट हीट चेंजेस 0, इसको बोलते थर्मल इक्विलिब्रियम। पर ये कब आ सकता है बेटा? हीट कब फ्लो करती है? जब दो चीजों का टेम्परेचर अलग अलग होता है ना बेटा। अब मान लो अगर जितनी हीट इसको दे रहा है उतनी हीट इसको दे रहा है, नेट हीट चेंज इज 0, वो तभी हो सकता है अगर दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम। तो अगर इस बॉडी का टेम्परेचर, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने T1 मान लिया, तो इसका क्या होना चाहिए? T1, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। कि वैसे तो हमेशा पता है हॉटर बॉडी गिव्स टेम्परेचर टू कोल्डर बॉडी, है ना भाई। घर पे कोई मेहमान आता है ना, आप उसके सामने चाय रखते हो, बोलते जल्दी पी लो ठंडी हो जाएगी। दूसरे दिन वही मेहमान आता है, उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रखते हो, बोलते जल्दी पी लो गर्म हो जाएगी। स्टेटमेंट चेंज हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज आपने रखी है वो एटमॉस्फेयर के थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी। होगा क्या, अगर आपने कॉफी रखा है, कॉफी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो कॉफी अपना टेम्परेचर किसको दे देगी? सराउंडिंग में, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक ठंडा है, सराउंडिंग गर्म है, सराउंडिंग अपना टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक को दे देगी, कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगा, हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी।
बेसिकली ये सारी दुनिया किस पे चली हुई है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे, है ना। घर से गुस्सा होके आऊंगा तो गुस्सा निकालूंगा किस पे? है ना भाई। जिस दिन ज्यादा डांट पड़ती है उस दिन समझ लो गड़बड़, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जितनी हीट दी उतनी हीट ले ली, वो तभी अगर टेम्परेचर बराबर होगा। बोला ए और बी जो है, ए और सी जो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही बोल दिया कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, अलग से। ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इसका टेम्परेचर बोलो, इसका टेम्परेचर T1 हो गया कि नहीं हो गया? अब मान लो आपने ए और बी को साथ में पुटा, यानी आपने ए और बी को साथ रख दिया। अब इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम। तो क्या इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? सो दे मस्ट ऑल्सो बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ ईच अदर। तो व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ अनदर बॉडी सी सेपरेटली, अलग अलग से, they must be in the thermal equilibrium of each other when they are put together। जब दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो उनका थर्मल इक्विलिब्रियम पक्का होगा। समझ में आई बात? सर क्या इसमें बेसिक वाली चीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बेटे, जितना टेम्परेचर का चेंज है या जितनी थर्मोमेट्री है, थर्मोमीटर इसी प्रिंसिपल पे तो बना है। आपको बुखार चढ़ता है, आपके मुंह में थर्मोमीटर डालते, क्या ऐसा करते हैं डाला और निकाला और देख लिया? क्या करते हैं? उसको मुंह में 1-2 मिनट रखते हैं, है ना भाई। क्यों रखते हैं? ताकि थर्मोमीटर आपकी बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाए, यानी जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर है उतना थर्मोमीटर का टेम्परेचर हो जाए। पर क्या थर्मोमीटर का? नहीं। अब सुनो कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मान लो अरमान को बुखार हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, पर हो गया। ये अरमान भैया है, ठीक है जी। ठीक है, ये अरमान भैया है, ठीक। अभी क्या है, इनको बुखार हो गया। अब बुखार हुआ तो आपने क्या किया? आपने इसके मुंह में थर्मोमीटर ठूस दिया, ठीक। अब बेटा जी ये इसकी टंग थी, हमने थर्मोमीटर जस्ट टंग के नीचे रख दिया, ठीक है जी, रख दिया। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, बस ध्यान देना, तीन चीजें हैं। एक चीज है हमारे पास थर्मोमीटर की नोब, नोब होती है ना थर्मोमीटर की, और एक अरमान जी का, है ना जी। और नोब के अंदर क्या है? मरकरी। नोब के अंदर क्या है? मरकरी। जैसे इसको अरमान के मुंह में आपने रखा, धीरे धीरे 2 मिनट के लिए रखा, अरमान के मुंह का टेम्परेचर नॉब के टेम्परेचर के बराबर हो गया, है ना जी। तो इन दोनों में आपस में क्या आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक। तो अगर इसका टेम्परेचर अरमान का T1 था, तो बेटा अभी नोब का भी क्या हो गया? T1। नोब के अंदर मरकरी था, मरकरी जो नोब की टेम्परेचर होगी किसको जाएगी? मरकरी को। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये मरकरी और नोब भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इस वजह से इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? T1। अब अगर हमें यह पता चल जाए कि मरकरी का टेम्परेचर कितना है, तो क्या अरमान का टेम्परेचर पता चल जाएगा? क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। तो हमें यह पता चल जाए इसका टेम्परेचर कैसा है, उसके लिए हमने क्या किया, थर्मोमीटर के अंदर ऐसे ली ग्रेजुएशंस होती ना भाई। उस ग्रेजुएशन में क्या, मरकरी यहां पे जो था, मरकरी यहां पर यूं चढ़ा होगा इसके ऊपर, ठीक। यहां पे मरकरी होगा और वो यूं चढ़ेगा, मतलब ऊपर को, क्योंकि जब इसको हीट देंगे तो मरकरी एक्सपैंड करेगा। किस टेम्परेचर पे मरकरी कितना एक्सपैंड करता है उसके हिसाब से हमने यहां पे ग्रेजुएशंस लगा दी हैं। अब हमने ध्यान से देख लिया कि मरकरी कितना एक्सपैंड हो गया, उससे मरकरी का टेम्परेचर पता चल गया। पता चला कि मरकरी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो हमने बोल दिया अभी अरमान जी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री है। क्यों? क्योंकि मरकरी वॉज इन द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ नोब एंड नोब वॉज इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ मरकरी।
तो they both must be in the thermal equilibrium of each other. So the temperature of knob should be equal to Arman's mouth and should be equal to mercury. So mercury's temperature must be equal to the Arman's temperature. बोलो क्लियर? yes, ऐसे तो मेजर तो यही थर्मोमीटर बना इसी प्रिंसिपल पे हुआ ना. अब आप क्या करते हो, इसको मान लो किसी कॉफी का टेम्परेचर जानना चाहते हो, आप क्या करते हो, थर्मोमीटर को कॉफी में डालेंगे तो थर्मोमीटर की नोब will be in contact with that of coffee, and coffee and thermometer will be knob will be in thermal equilibrium, and knob is in thermal equilibrium of mercury. और हम देखेंगे मरकरी कितना राइज कर गया, उसमें कितने टेम्परेचर पे कितना राइज कर सकता था, उससे ग्रेजुएशन मिली, तो उससे हमें टेम्परेचर ऑफ मरकरी समझ में आया, मरकरी के टेम्परेचर से नोब का टेम्परेचर समझ में आया, नोब के टेम्परेचर से कॉफी का टेम्परेचर समझ में आया. तो टेम्परेचर की सारी मेजरमेंट ही इस लॉ के बेस पे है. अगर ये लॉ उड़ा दिया जाए तो क्या हम कभी थर्मोमीटर बना सकते हैं? तो फिर हम क्या कोई एनर्जी चेंज देख सकते थे? अरे टेम्परेचर राइज और फॉल से तो हम एनर्जी चेंज देख रहे हैं. अब थर्मोमीटर हटा दो दुनिया से तो क्या हम देख पाएंगे भाई कि ये जो डेल्टा यू है वो कितना है, जेड डेल्टा टी इंटू एम. अरे डेल्टा टी कहां से देखेंगे? तो वॉज दैट अ बेसिक लॉ और नॉट? सो दैट इज द बेसिक लॉ. समझ में आता है? ठीक, इसलिए हमने बोला कि इसको जीरोथ लॉ दे दो, क्योंकि फर्स्ट लॉ से भी ज्यादा बेसिक है. इसी से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, इसी से हम एनर्जी चेंजेस को मेजर कर पाएंगे. समझ में आई? तो जीरोथ लॉ समझ में आ गया. इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब लगती है लेकिन बहुत इजी अगर समझे तो. क्या बोला? व्हेन टू थिंग्स are in the thermal equilibrium of another body, see separately they must be in the thermal equilibrium of each other. ठीक, तो अगर मरकरी को अरमान के मुंह में डाल लेते उसका टेम्परेचर भी वही रहता, उनमें भी आपस में क्या होता, थर्मल इक्विलिब्रियम होता. समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरह से थर्मोमेट्री की शुरुआत हुई बेटा. थर्मोमीटर इसी के प्रिंसिपल पे बना. क्लियर? तो जीरो लॉ क्लियर हो गया. इसका एप्लीकेशन सिर्फ एक, थर्मोमेट्री, और वही सबसे बड़ी एप्लीकेशन. उसको निकाल दो, आज दुनिया में कुछ है ही नहीं, है ना भाई? कोई लॉ बन ही नहीं सकता, कोई चीज हम देख ही नहीं सकते. ठीक, तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी बेसिक लॉ. तो दिस इज जीरोथ लॉ. हाँ जी भैया, मतलब हीट रेडिएट, जितनी हीट इसको देगा उतनी हीट वापस कर देगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है. टेम्परेचर जब सेम रहेगा तो दोनों साइड जो, अरे यार जो दरवाजा अंदर को आने को है बाहर जाने को भी तो वही है. अब अगर अंदर को कोई आ रहा है, हमने बंद तो नहीं कर दिया, लॉक तो नहीं कर दिया, आने जाने को रास्ता है ना, तो लोग आएंगे जाएंगे. अगर लोग हैं यहां आर पार तो आएंगे जाएंगे. उस तरह से एनर्जी है और बीच में कंडक्टिंग वॉल है तो वो तो फ्लो करेगी करेगी, उसको रोकेगा कौन? बट एक साइड से अगर फ्लो करेगी उतनी दूसरी साइड फ्लो कर जाएगी. नेट चेंज क्या आ जाएगा? जीरो. तो हम बोल देंगे हीट चेंज क्या हो गया? जीरो. समझ में आई मेरी बात? नेट हीट चेंज इज जीरो. एनर्जी का फ्लो रोका थोड़ी जा सकता है यार, एनर्जी का फ्लो रोका थोड़ी जा सकता है. सिर्फ क्या हो सकता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं. ठीक, हमारी बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर रखती है. क्या हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है? हम अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, वो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटीज है. लेकिन जब ज्यादा गर्मी होती है हमें पसीने आने शुरू हो जाते हैं. ठीक, ताकि वो इवेपोरेट हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. ठीक, अगर हमें ठंडी ठंडी लगती है हम कांपने लगते हैं, बॉडी कांपती है ताकि टेम्परेचर रेडिएट हो, हीट रेडिएट हो. तो हीट रेडिएट हो, हमारे आसपास एक स्फीयर बन जाए जिसमें टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो, हमें ठंड ना लगे. तो ये एनर्जी का चेंज हम रोक थोड़ी सकते हैं यार. ये हो सकता है कि नेट फ्लो ऑफ हीट कैन बी जीरो, कि हाँ भाई दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो. बोलो क्लियर हो गया? ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको सिर्फ डेफिनेशन वाइज ही हमें पता होना चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आपको पता चल गई थर्मोमेट्री, बाकी कुछ है नहीं. अब आ जाओ दुनिया का सबसे बड़ा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक, मैं अक्सर बोला करता था कि जो मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन करेक्ट देगा, राइट नाउ 10,000 प्राइज दूंगा, है ना. पर बच्चे बहुत चालू है यार. क्या होता है, वो मेरे लेक्चर देख लेते पहले, फिर मेरे को जवाब दे देते, है ना. ऐसा रिस्क नहीं लूंगा. पर आप बताओ
क्या आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कोई डेफिनेशन बता सकते हैं मेरे को कभी भी अभी? सो देखो बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत मस्त है ये। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाते लोग ना, उसका बेसिक कहां से आया प्लीज। ये चीजें बहुत मजेदार होती, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन्स टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बेटा, साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार जब इसको बोला ना, सबसे पहली बार जब साइंटिस्ट ने इसको बोला, तो कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वी कांट हैव लंच फॉर फ्री, वी कांट हैव लंच फॉर फ्री। ये पहली बात थी जो साइंटिस्ट ने बोली हमें लॉ देते हुए, वी कांट हैव लंच फॉर फ्री। व्हाट दैट मींस, मींस ये कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती, आपको कोई चीज फ्री नहीं मिलती है। ठीक, क्या है कि अगर मान लो आपको लंच लेना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, अगर आपके पास लंच आया तो आपके पॉकेट से पैसे गए। ठीक, लंच रूपी एनर्जी आई, पैसा रूपी एनर्जी चली गई। जिससे लंच लिया उसके पास से लंच रूपी एनर्जी गई, उसके पैसा रूपी एनर्जी आ गई। तो कहता वी कांट हैव लंच फॉर फ्री, मतलब कहता इफ एनी एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी disappears, equal energy appears in any other form, appears in any other form। ठीक है जी, अगर एनर्जी किसी फॉर्म में डिसअपेयर हुई तो इक्वल फॉर्म में एनर्जी अपेयर होगी, किसी और फॉर्म में अपेयर हो जाएगी, बट वो अपेयर होगी। बहुत सारा पिज्जा खाओगे, ट्विंग, है ना भाई, एनर्जी डिसअपेयर हुई, पिज्जा अंदर और बल्क बाहर, है ना भाई, तो वो किसी और फॉर्म में अपेयर हो गई। समझे मेरी बात? तो एनर्जी जो होती है कभी डिसअपेयर होगी किसी फॉर्म में तो इक्वल एनर्जी अपेयर होगी किसी और फॉर्म में। लंच अगर डिसअपेयर हुआ है कहीं से तो पैसा वहां पे आया है, पैसा डिसअपेयर हुआ है तो लंच आया है। यानी ये सिर्फ लंच के लिए नहीं, मतलब एक स्टेटमेंट है कि नथिंग इज फॉर फ्री, यानी यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। ठीक, आप सांस भी लेते हो उसका भी आप पे करते हैं। ठीक, किसी और फॉर्म में पे करते हैं, फॉर्म तो जरूर लगेगी कोई ना कोई। इफ एनर्जी अपेयर्स इन एनी फॉर्म, इक्वल एनर्जी डिसअपेयर्स इन एनी फॉर्म, एनी अदर फॉर्म। इफ एनर्जी अपेयर्स इन एनी फॉर्म, equal energy disappears in any other form. If energy disappears in any form, equal energy appears in any other form. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो हमें स्कूल में लिखनी है वो ये दो नहीं लिखनी है, दिया तो ऐसे था हमारे को, पर इसका मतलब समझे हम बाद में कि एनर्जी can neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to other. Energy can neither be created nor be destroyed, can be changed from one form to another form. एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है जी, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर इज नो परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन वर्क विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज नो परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन वर्क
विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। दुनिया में ऐसी कोई परपेचुअल मोशन होता है, सेल्फ सस्टेन्ड मोशन, जो अपने आप से हो। ठीक, ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है जिसको आप एनर्जी ना दो और वो काम करे, है ना। सर को खाना दो ना और पढ़ाओ, नहीं होगा, फीस देनी पड़ेगी बात, है ना। सिंपल सी बात, है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी। देयर इज नो परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन वर्क विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ये 5 तरह से हमने फर्स्ट लॉ को लिखा है। बेटे पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन परटेन्स टू द फर्स्ट लॉ। ये 5 डेफिनेशन आपको समझ में आती है? +1 में सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वी कांट हैव लंच फॉर फ्री। सो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, कि if energy appears in any form, equal energy disappears in any other form. That means energy of universe is conserved. That means there is no perpetual motion machine which can work without the expense of energy. बेटा लोग बाग कहते स्वर्ग नर्क होता है कुछ, है ना। कुछ नहीं होता। यहाँ दुनिया में कोई स्वर्ग नर्क नहीं दोस्त, सब यही है। बुरे कर्म करोगे ना, बुरा काम करोगे ना, वो आपके साथ आएगा तो आएगा। क्यों? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं पढ़ोगे ना, पेपर वाले दिन बीमार हो जाओगे, सिंपल एज दैट। वो किसी और फॉर्म में आएगा आपके पास, पर आएगा जरूर। ठीक, आएगा जरूर। अगर कोई बुरा काम किया है, किसी को गालियां निकाली है ना, पेपर वाले दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक, और अगर अच्छे काम किए, मान लो मेरी बात, अच्छे काम किए, हो सकता है पेपर वाले दिन पेपर उड़ के तुम्हारे घर तक पहुंच जाए। देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी। ठीक, अच्छी एनर्जी फेंकोगे दुनिया में, अच्छी एनर्जी आएगी। बुरी एनर्जी फेंकोगे दुनिया में, बुरी एनर्जी आएगी वापस, फॉर्म अलग होगा। हम बोलते हैं ना, हमें बीमारी हो गई, हम बीमार हो गए, हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई। बेटा ये सब आपके अपने किए काम हैं, जो फॉर्म चेंज करके आपके पास आए हैं। आपने अच्छे काम किए होंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत नाम होगा, है ना। वो अच्छा काम अच्छे तरह से आपके यहाँ पहुंचा है। आपने बुरे काम किए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो बेटा तैयार रहो। ठीक, आपके साथ कुछ बुरा होएगा ही होएगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा बेचारा। ठीक है, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमेशा अच्छी एनर्जी फेंको, पॉजिटिव एनर्जी फेंको, ताकि आपके जब भी पलट के आए तो पॉजिटिव ही आए। नेगेटिव फेंकोगे तो नेगेटिव ही आएंगी। ठीक, इसीलिए बोलते हैं हमारी जो ये मतलब हिंदू क्या, मतलब हिंदुस्तान की, इंडिया की जो संस्कृति है सबसे पुरानी है। ठीक है ना। और इसमें हमें सिखाया जाता है डू बेटर डीड्स। शुरुआत से बताया जाता है कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। ठीक, मैं क्लास में बड़े खड़े होकर बोलता हूँ, देखो कोई पढ़ाएगा नहीं, उसका मतलब मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि फलां बंदा नहीं पढ़ाएगा, या किसी की बुराई नहीं की। मैं कहता हूं कि मैंने ही अच्छा किया, ठीक है, पर मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि नहीं जी ये किसने बुरा कर दिया। किया होगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं अपने अच्छे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, मैं बुरा करूंगा तो मेरे पास भी बुरा आएगा ही आएगा। मैं कौन सा बीमार नहीं होता, या मेरे घर में कौन सी दिक्कत नहीं आती, कोई बुरे काम मेरे भी सामने आते हैं। ठीक, दुनिया में कोई अच्छा 100% नहीं, दुनिया में कोई अच्छा बुरा 100% नहीं। हर अच्छे आदमी के अंदर बुरा आदमी, हर बुरे आदमी के अंदर अच्छा आदमी। फर्क सिर्फ इतना है, इट इज पर्सपेक्टिव। सामने वाला कोई किसको कैसा देखता है। आपकी नजर में, किन्हीं किन्हीं बच्चों की नजर में हो सकता है जब मैं ऐसे कोई बातें करता हूं तो उनको अच्छा लगता हो, और आप ही में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इस बात पर चिढ़ते होंगे, सर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक, पर्सपेक्टिव है। ठीक, हाँ मेरा काम है आपको टीचर की तरह संभालना। मैंने पहले दिन जिस दिन क्लास ली थी, मैंने उस दिन ही कहा था आपको, आई एम नॉट अ केमिस्ट्री टीचर, आई एम अ टीचर बाय हार्ट। सो मेरे को कोई चीज अच्छी लगती है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, आपको बताता हूं। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने 47 ईयर्स की एज में एक नई चीज सीखी, वो मैंने आपसे शेयर किया कि एंजॉय द प्रोसेस नॉट द आउटकम। ठीक, मैंने पहली बार सीखी, और सच में 3 दिन से मेरी लाइफ में काफी चेंजेस है, बिकॉज नाउ आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। जो कि कभी ऐसा होता था नहीं यार,
कभी कभी बोर्डम आ जाती है ना, बट अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग कि व्हाट अर्शिया विल स्कोर, व्हाट स्पर्श विल स्कोर, व्हाट भुवन विल स्कोर, आई विल नॉट। मैं अपना बेटर दे के जाऊं, मैं उसको एंजॉय करूं व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक, और बच्चे उसको एंजॉय करें व्हाट दे आर डूइंग। अपने आप उनके मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी, ठीक। मैं आउटकम से प्रभावित नहीं होने वाला हूं। सो ऐसे ही चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पांचों डेफिनेशन समझ में आई। हम ऐसा बोल सकते हैं, जितना मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे, है ना, फर्स्ट लॉ ही हुआ ना, जितना मेहनत करोगे उतने नंबर आएंगे। आपने मेहनत की, नंबर आए नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो किसी और फॉर्म में तो आएंगे ना। पढ़ा आपने केमिस्ट्री था, पेपर अच्छा फिजिक्स का हो गया, कहीं तो आएंगे यार, पर आएंगे जरूर, ठीक। सो एनी हाउ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट्स समझ में आती हैं आपको, पूरी तरह पता चलता है। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ की। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ। बेटा मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिलेंडर ले लिया, कुछ ले लिया, मैं ले लिया, तुम ले लिए, कोई भी एक सिस्टम ले लिया, और उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कुछ तो होगा, से उसका इंटरनल एनर्जी U1 था। ये सिस्टम ले लिया, उसका इंटरनल एनर्जी क्या था, U1। नाउ आपने इसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दिया, ठीक। आपने क्या किया, लेट वी टेक अ सिस्टम having internal energy U1. Let we take a system having internal energy U1. Now Q1 amount of heat is supplied. आपने क्या कर दिया, Q1 हीट अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को Q1 हीट आपने सप्लाई कर दिया। सो जब Q1 हीट आपने सप्लाई कर दिया, अब हमारे पास जो फाइनल U आ गया, ठीक, वो क्या आ गया, U1 पहले था, हीट जब एब्जॉर्ब होती साइन कौन सा लगता है, प्लस का, इसमें प्लस Q हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, से W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन इट, ठीक, से W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आपने सिस्टम पे W अमाउंट ऑफ वर्क भी कर दिया, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ अब U फाइनल किसके बराबर होगा, U1 पहले था, Q हीट दे दी, W वर्क कर दिया, इसके बराबर होगा। अब आपने क्या किया, U को U वाली साइड ला दिया, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक। दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। माइंड वन थिंग, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, चाहे हीट गिवन टू द सिस्टम हो, चाहे हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम हो, आप इसमें माइनस प्लस नहीं लगाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा। आप जो माइनस प्लस लगाते हो ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ लगाते हो, फॉर्मूला में नहीं लगाते हो। फॉर्मूला ये है, ठीक। अगर हम बोल दें कि वर्क डन बाय द सिस्टम है और मैं यहां माइनस ले लूं, उसका मतलब तो ये हो गया कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हीट गिवन एंड वर्क डन, विच इज रॉन्ग, ठीक। इट इज टोटल सम ऑफ एनर्जी ना, तो टोटल सम ऑफ एनर्जी शुड बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, है ना। वो बाद में तुम, सर यहां माइनस क्यों नहीं किया, अरे माइनस नहीं करना है यहां पर, मानिक,
तो क्या है, आपके पास जो वर्क है वो सिस्टम ने किया, कुछ भी किया, वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन भरें, इधर नहीं। जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। मान लो आपको बोल दिया अ सिस्टम इज गिवन, अ सिस्टम इज गिवन 100 जूल ऑफ हीट, a system is given 100 joule of heat and it performs 50 joule of work. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy of the system. Internal energy of system. ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, पहली बात, हमने यहां पे हीट दी, तो Q जो है वो सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्ब के लिए साइन कौन सा, प्लस का कि माइनस का? हम यहां लिखेंगे +100। क्यू के आगे प्लस नहीं लगाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे प्लस लगाएंगे। अब वर्क सिस्टम ने किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू क्या आया, -50। डब्ल्यू के आगे नहीं लगाया माइनस हमने, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे लगाया। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें हम माइनस नहीं लगाए, हमने वैल्यूज में लगा रखा है। तो यहां पे आएगा +100 प्लस -50, अपने आप आ जाएगा 100 प्लस का -50, आंसर +50 जूल। समझ में आ गई मेरी बात? यानी यहां मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कभी भी आपने यहां माइनस या प्लस नहीं लिखना है, जो मर्जी हो, ठीक। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यही लिखना है, एंड द साइन कन्वेंशन शुड बी पुट अलोंग साइड द न्यूमेरिकल वैल्यूज, नॉट इन द फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? किसी भी बुक में लिखा हो, मेरे पास नहीं आना, लेख सर वहां ये लिखा था, उसको पहले फूक देना, तुम्हारे काम की नहीं, ठीक। हाँ, फिजिक्स वाले ऐसा करेंगे, ठीक, फिजिक्स वाले ऐसा करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप सोचते हैं, अलग तरीके सोचते हैं। हमारे को ऐसा सोचना नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे। हमारे पास ये कहा गया कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना भाई? तो हम उसको सोच के चलेंगे ना यार। हम तो ये सोच के चलेंगे कि जो भी एनर्जी सिस्टम को दी या उससे निकाली, उसका टोटल सम टोटल एनर्जी चेंज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ना तो कभी खत्म होती है ना बनाई जा सकती है। तो हम डिफरेंस की बात कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा किसकी बात करेंगे, एडिशन की। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मस्ट नेवर बी रिटन एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इवन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक। बाय द सिस्टम यू टेक माइनस साइन along with the numerical value, not in the formula. Are you clear about this? Yes, sir. Now some conclusions by this first law of thermodynamics, हम क्या क्या सीख सकते हैं इससे, ठीक है। कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंक्लूजन्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटे, हमने सबसे पहले लिया, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस इज देयर। मान लो आपने आइडियल गैस का क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस किया। बेटा, जब आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस होता है, उसका डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, 0। ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना, आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस का डेल्टा यू 0 होता है। आप हर जगह आइसोथर्मल प्रोसेस का डेल्टा यू 0 मत कर देना यार, है ना। अगर स्पेसिफिकली साथ में क्या लिखा है, आइडियल गैस, कल को वाटर पे दिया है और तुम लगे डेल्टा यू 0 करने, ऐसा नहीं है। आइडियल गैस स्पेसिफिकली लिख के दिया है। कई बार क्या होता है कि हमें बोल देते हैं कि एक वाटर का मॉलिक्यूल था लिक्विड में, वो गैस में चेंज हो गया,
ठीक, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज निकालो, वॉल्यूम दिया होता है, और बोलते एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर का मतलब ये नहीं हो गया कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस है, नहीं, वो मतलब ये हुआ कि उसकी वॉल्यूम वॉल्यूम निकालनी हो तो वो आइडियल कंडीशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल लो, एज्यूम कर लो कि वो वैसा है, उसको लेके निकाल लो, पर उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस है। अगर स्पेसिफिकली लिख के दिया है ना आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, तब डेल्टा यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। बोलो क्लियर। जैसे कि डेल्टा यू 0 हो गया और हमें पता था अकॉर्डिंग टू डेल्टा यू इज इक्वल टू, एक इसके आगे डेल्टा नहीं लगाना भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पाथ फंक्शन के आगे डेल्टा लगा दिया तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में फर्क क्या हुआ, है ना। अब फिजिक्स वाले नहीं सोचते, ये लगाते हैं, है ना, पर हम नहीं लगाएंगे भाई। ठीक, अब हमारे पास ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो अगर इसको देखेंगे तो उसका क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, इजंट इट। यानी क्या इसका मतलब यह हुआ कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस is due to heat given to the system, isn't it? Given to the system, जितनी हीट दे दोगे उतना वर्क हो जाएगा भाई। ठीक है, हीट कम दोगे वर्क कम होगा, हीट ज्यादा दोगे वर्क ज्यादा होगा। इसीलिए बेटा हम आइसोथर्मल प्रोसेस को अपना आइडियल प्रोसेस मान के चलते हैं, इसको बहुत एफिशिएंट प्रोसेस मान के चलते हैं, हाईली एफिशिएंट प्रोसेस मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। जितनी हीट दी सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, वर्क में। आइडियली होता है ऐसा, ठीक, कि हमने जितना पढ़ाया सारा ही आ गया, ठीक, 100%। तो यहां पे जितनी हीट दी वो सारी की सारी कन्वर्ट किसमें हो गई, वर्क में। इसलिए हम इसको 100% एफिशिएंट प्रोसेस की तरह देखते हैं कि सबसे एफिशिएंट प्रोसेस अगर हमारे पास कोई है तो आइसोथर्मल है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें करें वो आइसोथर्मल प्रोसेस में करें ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्लियर हो गया। दूसरा केस, ये केस नंबर 1 था भाई, दिस वाज केस 1। केस नंबर 2 देखिएगा प्लीज। केस नंबर 2 से अगर हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो, इफ एडियाबैटिक प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस इज देयर। मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है आइडियल गैस का, एडियाबैटिक में क्या 0 होता है भाई, एडियाबैटिक में Q इज 0। अगर Q 0 होता है तो अकॉर्डिंग टू फ्लोट हम ये जानते थे डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि Q 0 हो गया इसलिए डेल्टा U will become equal to W. That means in adiabatic process, work is done on the expense of internal energy। उसमें वर्क जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे होगा, इंटरनल एनर्जी कम होती चली जाएगी, इसीलिए टेम्परेचर चेंज होगा। इसीलिए एडियाबैटिक में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। मैंने पिछले दिन आपको एसी की वर्किंग समझाई थी या फ्रिज की वर्किंग समझाई थी, सोए उस कमरे में, रात को फील किया, थोड़ा सा ऐसा सर्कल फील किया, तो वो जो सर्कल है वो ये एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ठीक, तो उसमें जो भी एक्सपेंशन होती है गैस की, दैट इज ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो गैस की इंटरनल एनर्जी कम होती है इसलिए टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बोलो क्लियर। आगे चलते हैं भाई। केस 3, हाँ जी, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं हमारे को। ठीक, आगे केस
थ्री, केस 3, केस 3 से मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, क्योंकि दुनिया में हमारे पास है ही क्या, आइसोबारिक प्रोसेस ही चलते हैं, है ना भाई। तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमने पढ़ा कि वर्क जो होता है ना, वो पी डेल्टा वी होता है, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम देखना होता है तो माइनस पी डेल्टा वी होता है। ये वर्क की वैल्यू ही है माइनस पी डेल्टा वी, इसलिए माइनस मैंने सामने लगा दिया है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज माइनस पी डेल्टा वी, एंड वी आर स्वार्थी लोग, वी ओनली वांट टू हैव वर्क फ्रॉम द सिस्टम। सो अकॉर्डिंग टू फ्लोट, ठीक, इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बेटा डेल्टा यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल वी। ठीक है जी, तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि क्यू को जनरली हम जूल में लेंगे ना दोस्त, है ना, तो आपको पी डेल्टा वी भी किसमें चेंज करना पड़ेगा, जूल में। कैसे चेंज करते पी डेल्टा वी को जूल में, अगर लीटर एटमोस्फेयर हुआ तो मल्टीप्लाई विथ 101.325, और अगर बार लीटर हुआ तो मल्टीप्लाइड विथ 100। बच्चे तुम बहुत अच्छे हैं यार, ठीक। सो ये क्लियर होता है। हाँ जी जनाब। बेटा आइडियल गैस तो पहले से ही लेके चलते हैं, ठीक। आइडियल गैस ना भी हो, आइडियल बिहेवियर हो तो भी ऐसे चलेगा। आइडियल गैस सिर्फ आइसोथर्मल में समझाने की कोशिश की थी, ठीक, यहां लिखा नहीं आइडियल गैस, ठीक। आगे आएगा केस ऑफ फोर्थ, फोर्थ केस। बेटा हम आइसोथर्मल ले लिए, हम एडियाबैटिक ले लिए, हम आइसोबोरिक बारिक ले लिए, कौन सा रह गया, आइसोकोरिक रह गया ना भाई। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, प्यारे बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या जीरो, डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो, पी डेल्टा वी जीरो। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यों जी, क्योंकि डब्ल्यू बिकम्स, और क्यू के पैर में छोटा सा पी। क्या हमने प्रूव कर दिया कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इज इट प्रूव्ड नाउ। इसलिए हम बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज इज हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, और एब्जॉर्ब्ड, internal energy change is heat evolved or absorbed at constant volume। ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई, ठीक। हमने चारों प्रोसेस कर लिए, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। एक स्पेशल, वेरी स्पेशल केस जो आपके पेपर में +1 में 200% क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनके पेपर हो गए ओके, जिनके होने वाले हैं ये क्वेश्चन अभी से देख लो, तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ है, ठीक। परसों है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक। ध्यान देना इधर, क्वेश्चन है कि इफ आइडियल गैस, आइडियल गैस एक्सपैंड्स, एक्सपैंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली इन वैक्यूम। अगर आपका आइडियल गैस है और वो एक्सपैंड कर रहा है आइसोथर्मली, और किसमें एक्सपैंड कर रहा है, वैक्यूम में। अब बेटा अगर आइडियल गैस एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस व्हाट इज जीरो, डेल्टा यू जीरो, हाँ जी। इन वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम में प्रेशर एक्सटर्नल जीरो।
प्रेशर एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज जीरो। ठीक, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज जीरो, क्यू एंड दिस इज ऑल्सो जीरो, तो क्यू इज ऑल्सो जीरो। तो बेटे क्वेश्चन ही आएगा कि नो हीट इज इवॉल्व, नो हीट इज इवॉल्व or absorbed when an ideal gas expands in vacuum। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पेपर में, जब भी आइडियल गैस को आप वैक्यूम में एक्सपैंड करते हैं तो नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, व्हाई? आप ये प्रूव कर दोगे आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। And as it is expanding in vacuum, external pressure is zero. So P delta V is also zero. So according to first law of thermodynamics, यहां प्रूव कर दीजिएगा कि Q जीरो हो गया। So no heat is evolved or absorbed when an ideal gas expands in vacuum. So this is called as free expansion. इसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। इस चीज को हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। फ्री है ना भाई, ना कोई एनर्जी लग रही है, मतलब ना कोई हीट लग रही है इसमें, ठीक, ना इसमें कोई वर्क हो रहा है, ठीक, ना इसमें कोई वर्क हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, ठीक। तो डेल्टा यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, क्यू भी जीरो है, आगे जाके डेल्टा एच भी जीरो होगा, ठीक है जी, यानी एंथैल्पी चेंज भी जीरो होगा। तो विदाउट एनी एक्सपेंस पे लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन। अब आप मेरे को पता है कि आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, विदाउट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी कैसे वर्क किया, कैसे एक्सपैंड की, ये तो फर्स्ट लॉ का क्या हो गया? वायलेशन हो गया। नहीं बच्चे, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ आता ही नहीं, सिंपल सी बात। आगे जाके हम एक बात और पढ़ेंगे, एंट्रोपी। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फ्री एक्सपेंशन में क्या जीरो नहीं होती? एंट्रोपी। क्या जीरो नहीं होती? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी वाली एनर्जी के एक्सपेंस पे ये काम होता है, समझ में आई? एंट्रोपी हम आगे जाके एस बोलेंगे। तो फ्री एक्सपेंशन में कभी ऐसे पूछ ले तुम्हें क्या जीरो नहीं है, बोलना जी डेल्टा एस इज नॉट जीरो फॉर द फ्री एक्सपेंशन। तो जो एनर्जी इस एक्सपेंशन के लिए चाहिए होगी वो इस बीमारी से आती होगी। ये बीमारी क्या है? ये धीरे धीरे आ जाएगी, समझ में आई? ये पता चल जाएगा हमें। अभी हमें ये समझ में आता है कि फ्री एक्सपेंशन किस चीज को बोलते हैं। बोला फ्री एक्सपेंशन जब कभी आइडियल गैस एक्सपैंड करती है वैक्यूम में, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, हीट चेंज जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है, एंथैल्पी चेंज जीरो होता है। तो इट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, बट इट इज फॉर आइडियल गैस ओनली। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में भाई साहब पूछते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडियल गैस में डेल्टा यू जीरो क्यों होता है? बेटा मैं क्या करूं अरमान, हमारे थिंक टैंक बहुत बड़े बड़े हैं ना, उन्होंने चैप्टर ही उड़ा दिया गैसियस स्टेट, है ना, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं बेसिकली, ठीक। देखो बेटा, जब एक गैस कभी एक्सपैंड करती है तो बेसिक बात क्या होती है कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ गैसेस में बनती हैं, वही टूटती हैं। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ी एक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोला नोबल गैसेस में कौन सी है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास नोबल गैसेस में। तो जब नोबल गैस एक्सपैंड करेगी तो क्या होगा? उसकी वो फोर्सेस टूटेंगी, उसकी फोर्सेस टूटेंगी, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी चेंज क्या होता है? यूज होता है, कुछ एनर्जी लगती है एक्सपेंशन में, ठीक, उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। लेकिन आइडियल गैस हम उस गैस को बोलते हैं जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आइडियल गैस की डेफिनेशन ये है जिसमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आइडियल गैस नेचुरली थोड़ी एग्जिस्ट करेगी यार, आइडियल मतलब आइडियल केस।
कि गैस में ऐसा हो कि कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना हो, उसको आइडियल गैस बोलेंगे। तो आइडियल गैस वही होती है जिसमें कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है। ठीक है जी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो अगर वो एक्सपैंड कर रही है, कोई फोर्स टूट ही नहीं रही, फोर्स टूट ही नहीं रही तो एनर्जी लगेगी क्यों? एनर्जी लगेगी क्यों? एनर्जी लगेगी नहीं। जब एनर्जी लगेगी नहीं तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो होगा। आप अगर उसको एक्सपैंड करवाना चाह रहे हैं, आप हीट दे दो, वो एक्सपैंड हो जाएगी, बट उसकी इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें ना फोर्सेस बनेगी ना फोर्सेस टूटेंगे। अपनी एनर्जी तो तब चीज चेंज करती है जब उसमें कोई फोर्सेस बने तो एनर्जी रिलीज होती है, जब कभी फोर्सेस टूटे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वो तब होता है अगर फोर्सेस बने या टूटे। आइडियल गैस में ना कभी फोर्स बनती है, देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हाटसोएवर देयर इज देयर इन आइडियल गैस। आपको सिद्धार्थ सर एक पढ़ाएंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 7 पॉस्टुलेट होते हैं काइनेटिक थ्योरी के, वो आइडियल गैस समझाती है। आइडियल गैस है क्या? काइनेटिक थ्योरी है ही किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। मैं उस 7 पॉइंट तुम्हें फटाफट से ऐसे बता देता हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि गैस जो होती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें आइडियल गैस। बोलते हैं सबसे पहले, ईच एंड एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। हर गैस छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ गैस। फिर ये कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। जो मॉलिक्यूल गैस के होते हैं दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैपिड मोशन, कभी भी वो खड़े नहीं रहेंगे। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, एक बीम ऑफ लाइट अंदर आ रही है, बड़ी बार देखा होगा, उसके अंदर तुम्हें चीजें ऐसे हिलती हिलती नजर आती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल उस पर टकरा रहे होते हैं, है ना? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल खड़े नहीं रहेंगे, दे आर इन द कांस्टेंट रैपिड मोशन। सो ड्यूरिंग देयर मोशन दे विल कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करेंगी, एज वेल एज दे विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। तो पहला पॉस्टुलेट इसका काइनेटिक थ्योरी का क्या है? मैं सारी थ्योरी तुम्हें बता रहा हूं, अरमान जिन टाइम बर्बाद कर दिया मेरा चलो कोई बात नहीं, ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए। आइडियल गैस की पहली है, सबसे पहली बात कि ईच एंड एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉस्टुलेट कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैपिड मोशन। ड्यूरिंग देयर मोशन दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब वो मोशन करेंगे तो आपस में भी टकराएंगे, वॉल ऑफ कंटेनर पे भी टकराएंगे। तीसरा बात है, बोलते हैं मॉलिकुलर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। जो मॉलिक्यूल्स में आपस में कॉलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, है ना, तो गैस अपने आप कंडेंस हो जाती ही, अगर वो एनर्जी लूज करती, और अगर वो गेन करती तो यहां वैक्यूम हो जाता, हम उड़ के पड़ रहे होते आज, है ना, अगर जिंदा रहते तो, है ना? समझे मेरी बात? सो मॉलिकुलर कॉलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। जो मॉलिक्यूल्स के आपस में कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक। अगली बात ये बोलता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर होता है किसी गैस का, वो किस लिए होता है? टकराती हैं गैसेस, जब वो टकराएंगी तो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाएंगी कि नहीं? मैंने उसको उठा के पटका, उसके ऊपर फोर्स लगी कि नहीं? तो वही प्रेशर हुआ ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो होता क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर गैस का क्यों होता है? ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फिर ये बोलता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, नीदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। इंटरेक्शन में दोनों चीजें आती है, रिपल्शन और अट्रैक्शन। बोलता है देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हाटसोएवर इज देयर इन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है जी, ना कोई अट्रैक्शन होती ना रिपल्शन होती है। आइडियल गैस की बात चल रही है। छठा पॉस्टुलेट कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। जो टोटल वॉल्यूम गैस की है
उसके मुकाबले जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि गैस में मैक्सिमम जगह खाली होती है. Molecules of gas are separated by such a large distances that molecular volume is negligible as compared to total volume. जैसे मान लो इस क्लास में अभी काफी सारे बच्चे बैठे हैं, मान लो इस क्लास में 4 बच्चे बैठे है ना. अब यहां तो इस समय 500 बच्चा बैठा है, ठीक. तो भाई जीरो लगा लो आगे, ठीक. तो क्या है कि यहां पे अगर 4 ही बच्चे बैठे होते मान लो, ठीक, 4 बच्चे बैठे होते, तो एक बात बता दो मेरे को, उनका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम के मुकाबले क्या होता? नेग्लिजिबल होता. ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय सच अ लार्ज डिस्टेंसेस सो दैट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. और फिर ये बोलता है कि ग्रेविटी का जो असर है गैस मॉलिक्यूल्स पे इज नेग्लिजिबल. Negligible effect of gas molecule, negligible effect of gravity on the gas molecule is there. क्योंकि अगर ग्रेविटी का असर होता है सारी गैसें नीचे बैठ जाती दोस्त. नेग्लिजिबल है तो है, नहीं तो एटमॉस्फेयर उड़ भी जाता है ना, है भी है बट नेग्लिजिबल है, ठीक. फिर ये कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस उतनी ज्यादा होगी. ये 8 पॉस्टुलेट में बटा आपका काइनेटिक थ्योरी है. ये आइडियल गैस की सारी चीजें बता रही है. तो इसमें बोला कि आइडियल गैस वो जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है. तो जब वो एक्सपैंड करेगी आइडियल गैस, नीदर इट विल फॉर्म एनी फोर्स नोर इट विल ब्रेक एनी फोर्स, सो नो एनर्जी इज नीडेड फॉर दैट. सो इंटरनल एनर्जी चेंज विल नॉट बी देयर. यू गिव इट हीट, इट विल एक्सपैंड. यू टेक आउट हीट, इट विल कॉन्ट्रैक्ट. बट अपनी एनर्जी ना तो लूज करेगी ना गेन करेगी, क्योंकि इसने कोई फोर्स ना तोड़नी है ना बनानी है. इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कैसा होता है? अगर आइडियल गैस हो 0 होता है. नॉन आइडियल गैस में, नॉन आइडियल गैस ही वो है जिसमें अट्रैक्शन होती है, उसका डेल्टा यू कभी 0 नहीं होता है. समझ में आ गई मेरी बात? तो पांचों कंक्लूजन समझ में आती है अच्छे से. एक बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने क्या बोला? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 5 डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक. हमने वो पांचों डेफिनेशन क्या पढ़ी? हमने ये कहा कि वी कांट हैव लंच फॉर फ्री. इफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स, इक्वल एनर्जी अपीयर्स इन एनी अदर फॉर्म. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, स्कूल में ये लिखना है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. या एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. There is no perpetual motion machine which can work without the expense of energy. Mathematical expression of first law is delta U is equal to Q plus W. ठीक. And there is some conclusion. मैंने बोला कि हमें कभी इसको चेंज नहीं करना. साइन कन्वेंशंस आर ऑलवेज पुट अलोंगसाइड द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक. और इसके ऊपर कंक्लूजन, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो आइडियल गैस का, तो डेल्टा U 0, Q is equal to minus W. Work is done on the expense of energy given, heat given. In adiabatic process, Q is 0, so delta U is equal to W, यानी work is done on the expense of internal energy, क्योंकि हीट तो एडियाबैटिक में दी नहीं जाती, इसलिए टेम्परेचर का चेंज होता है एडियाबैटिक में, ठीक. अगली बात बोला आइसोबारिक में हमारे पास प्रेशर इज कांस्टेंट, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V. आइसोकोरिक में डेल्टा V 0, तो P डेल्टा V 0, वर्क डन इज 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q, यानी हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम is internal energy change. And lastly, when ideal gas expands in vacuum, it is called as free expansion. No heat is evolved or absorbed, as delta U is 0, external pressure is 0, yani work done is 0, so therefore Q is also 0. अब बोलो क्या पूछने जा रहे हो? सर इसका वर्क 0 है आइडियल गैस का, तो जो आपने डेल्टा एस लिखा है वो यूज कहाँ हो रही है? अरे डेल्टा एस अभी तेरे को पता ही नहीं ना बेटा. नहीं हमने ना वो एंट्रोपी एनर्जी यूज होती है कहीं. हाँ तो पहले एंट्रोपी जानेगा तब तो पता चलेगा. हवा में कैसे बताऊंगा यार, ठीक है ना. जब हमें यही नहीं पता एंट्रोपी है क्या भला, तो हम कैसे बता देंगे यार, ठीक है जी. नो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, ठीक. अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल होंगे, सिंपल.
आपको डेल्टा यू पूछा यार, क्यू दिया है, डब्ल्यू दिया है, यानी हीट दी, इतनी हीट दी, इतना वर्क हुआ। या फिर आपको प्रेशर दिया, डेल्टा वी दिया, तो उससे वर्क निकाल सकते हो पी डेल्टा वी से, है ना। वर्क निकाला, उसको 101.325 से मल्टीप्लाई किया, जूल में कन्वर्ट किया, जो हीट दी उनका रिजल्ट देखा, डेल्टा यू निकाल दिया, या डेल्टा यू दिया होगा। समझ में आई। बट एक क्वेश्चन जो तुम्हें फंसाने के लिए दिया होता है, आपको बोलेंगे एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है आइडियल गैस की, और उसमें सारा कुछ दिया, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम चेंज इतना हो गया, हमने इतनी हीट दी, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालो। हम इनवेरिएबली फॉर्मूलाज की तरफ चल जाएंगे। पहली बात समझ लेना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू जीरो होता है। जो मर्जी कुछ दिया हो उसके चक्कर में मत फंसना। अगर आइसोथर्मल नहीं दिया है, आइडियल गैस नहीं दी है, तो यूज करेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो कौन कौन से फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं? देखो बेटा, पहला तो डेल्टा यू कैलकुलेट होने को हो सकता है, Z इंटू डेल्टा टी, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इन बॉम किलोमीटर। डेल्टा यू यू निकालते हैं। दूसरी बात, वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस पी डेल वी, ठीक, और उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी, हीट हम पता ही है हमें। और तीसरा फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बस, किसी क्वेश्चन में आपको डेल्टा यू निकालने को दिया होगा, ठीक, और क्यू दिया होगा, वर्क निकालने को पूछेंगे, डेल्टा यू यहां से निकालेंगे, क्यू दिया होगा, डब्ल्यू निकाल देंगे भाई। किसी में क्यू डब्ल्यू दिया है, डेल्टा यू निकाल देंगे। किसी में पी डेल्टा वी दिया है, क्यू दिया है, डेल्टा यू निकाल देंगे। कोई आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, ठीक, और उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस दी होगी, उसमें पी डेल्टा वी दिया होगा, उससे हीट निकालने को पूछेंगे, तो पी डेल्टा वी हीट के बराबर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, करने की लोड तो नहीं है, इजी है यार, ठीक है जी। हाँ जी बेटे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो वो एकदम उसके एडियाबैटिक फॉर्मूला से निकलेंगे। ऑब्वियसली फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाते हैं यार। जैसे यहाँ पे बर्तन का फॉर्मूला एडियाबैटिक। अरे एडियाबैटिक होगा तो क्यू जीरो हो जाएगा, डेल्टा यू वर्क से निकाल देना। हमने ये भी तो बोला कि डेल्टा यू जो होता है वो एन सी वी डेल्टा टी होता है, ये भी तो निकाला है हमने कि डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, निकाला है ना भाई ये। तो ये वर्क भी तो यही होता है, एडियाबैटिक का वर्क भी तो यही होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएंगे यार, बोलो क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे हमारे को। अब हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आज सिर्फ डेरिवेशन कर पाएंगे बेटा, नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, एंड बिलीव मी, अगर वो क्वेश्चन किसी को दे दो, अगर वो कर जाएगा, तो जैसा बोलोगे वैसा करूंगा तो, ठीक, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच के रिलेशनशिप का। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। एनी हाउ, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, बेटा ये आपको स्कूल में डेरिवेशन आएगी पूरी की पूरी 5 नंबर की, ठीक, एक तरफ डेरिवेशन भी आएगी, और कंपटीशन में थर्मोडायनेमिक्स में कोई क्वेश्चन आए ना आए, इसके ऊपर जरूर आएगा। ये पक्का है कि इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन ना आए, ये पक्का आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। चलिए रिलेशनशिप निकालते डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में। देखो बेटे, हमें पता था कि हमें तो कुछ नहीं पता था। वी नो दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ये डेफिनेशन थी एच की, एंथैल्पी की डेफिनेशन थी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी, है ना, दैट इज यू प्लस पीवी, ठीक। अब हमने एक सिस्टम ले लिया, ठीक, उस सिस्टम का पहले आपके पास H2 था, H1 था, बाद में H2 हो गया। तो अगर डेल्टा H निकालूंगा तो H2 माइनस H1 निकालूंगा,
मुझे ये पता है कि H2 जो होगा वो U2 प्लस P2V2। सर करवा दिया या आपने? नहीं करवाया। H1 जो होगा U1 प्लस P1V1 होगा। सो इसके हिसाब से डेल्टा H इज U2 प्लस P2V2 माइनस U1 प्लस P1V1 होगा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा H इज U2 माइनस U1 प्लस P2V2 माइनस P1V1 होगा। यानी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1 होगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे काम आएगा हमारे। ठीक है जी। नाउ इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो P2 मस्ट बी इक्वल टू P1 विच इज इक्वल टू P से। ठीक है जी। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन बना डेल्टा H डेल्टा U प्लस P कॉमन V2 माइनस V1 आ गया। रिलेशनशिप ध्यान में रखना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। पहला रिलेशनशिप हमारे पास, ये हमने पहले डिराइव किया था कि नहीं? ये हमने अभी डिराइव करके दिखाया था आपको। नाउ टेल मी, ये रिलेशनशिप क्या हम क्लोज्ड वेसल में लगा सकते हैं? क्या हम क्लोज्ड वेसल में लगा सकते हैं रिलेशनशिप? क्यों नहीं लगा सकते भाई? क्लोज्ड वेसल में बेटा डेल्टा वी क्या होगा? 0। अगर डेल्टा वी 0 है तो पी डेल्टा वी क्या है? तो डेल्टा एच और डेल्टा यू तो सेम ही हो गया। तो क्या क्लोज्ड वेसल में लगा सकते हो उसको? नहीं लगा सकते हो। क्या ओपन वेसल में लगा सकते हो भाई? क्यों नहीं? अरे प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट ही होता है। क्या हम ओपन वेसल में लगा सकते हैं? लड्डू हो तुम। एक बात बताओ, ओपन वेसल में V2 फाइंड आउट कर लोगे यार? क्योंकि गैस acquires entire volume presented to it. So if we have an open vessel, it means the final volume of gas must be volume of universe. So क्या तुम्हें कैलकुलेट कर सकोगे? तो क्या ये ओपन वेसल में लग सकता है? ओपन वेसल में यार V2 ही नहीं कैलकुलेट होगा हमारे से। डेल्टा V क्या स्वा कैलकुलेट करेंगे? और क्लोज वेसल में भी नहीं। अब ये क्वेश्चन किससे पूछना मेरे दोस्तों कि इस लॉ को, इसको लगाना कहां है? लगा कहां सकते हैं इसको? ओपन वेसल में हम नहीं कर सकते, क्लोज वेसल में कर नहीं सकते, छुनछुने बजाएंगे हम? किस में करेंगे? आइसोलेटेड का क्लोज नहीं होता वेसल बेटा। अब ध्यान से सुनना, थोड़े कान बड़े बड़े कर लो। ठीक, ये चीजें मैं ही बताऊंगा बच्चा, ये सच बता रहा हूं मैं। ठीक, पूछ के देखना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, जिस मर्जी से पूछेगा कि लगाते कहां है, आपको तरह तरह के वो दे देंगे। अरे V2 तो हम कैलकुलेट कर लेते, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अरे लड्डू, वो इसलिए कि हम एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर को लेके चल रहे हैं। जब प्रेशर ही कांस्टेंट है, कहां से कर लोगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2? समझ में आई? ये कब लगेगा? ये सिर्फ तब लगेगा कि इफ नो गैसियस मोल इज इन्वॉल्व। कब लगेगा? व्हेन नो gaseous mole is involved. Gaseous mole is involved in the reaction. अगर involved in the reaction, अगर रिएक्शन के अंदर कोई गैस का मोल नहीं है, सॉलिड्स हैं लिक्विड है, तो चाहे फिर ओपन वेसल में लगा लो चाहे क्लोज में लगा लो। क्लोज में भी तब हमारा वॉल्यूम चेंज कुछ तो होगा ही, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड ले रहे हैं, उनका वॉल्यूम चेंज होगा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और ओपन वेसल में लेंगे तो फाइनल वॉल्यूम निकलेगा ना उसमें। सॉलिड थोड़ी पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड कर देगा, या लिक्विड थोड़ी पूरी यूनिवर्स में एक्सपैंड हो जाएगा। वो तो गैस की प्रॉब्लम थी। तो ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है?
when there is no gaseous mole involved in the reaction. फिर आपका ओपन वेसल, क्लोज्ड वेसल, जो मर्जी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। एक वेसल ले लिया, उसमें भैया दो सॉलिड को रिएक्ट करवा दिया, है ना। अब चाहे क्लोज्ड हो ओपन हो, फर्क पड़ेगा। उसका फाइनल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, उसका इनिशियल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। उसमें तो नहीं हम बोलेंगे कि डेल्टा वी जीरो हो गया। वो तो गैस के केस में हम बोलते हैं कि अगर हमने वेसल क्लोज कर दिया तो भैया गैस ने पहले ही सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। अब क्लोज्ड है तो वॉल्यूम चेंज कहां से आएगा। और अगर ओपन कर दिया तो गैस सारी जगह एक्सपेंड हो जाएगी, फाइनल वी कहां से आएगा। समझे मेरी बात, क्लियर हो गया। इसलिए दिस इज ओनली अप्लाइड व्हेन देयर इज नो गैसियस मोल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अगर गैसियस मोल इन्वॉल्व हुआ तो क्या होगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यही डेरिवेशन हमें करनी है। ठीक है जी। देखो बेटा, यहां तक हम पहुंच गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया अपन ने। ठीक, अब आ जाओ आगे। हमने क्या किया, ऐसा कर लिया कि एक रिएक्टेंट थे जी, कुछ रिएक्टेंट थे गैसियस थे, और वो प्रोडक्ट बन गए जो कि गैसियस था। हो सकता है इसमें कुछ रिएक्टेंट सॉलिड भी हो, कुछ गैस भी हो, बट मान लो ये रिएक्टेंट है गैसियस और प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस। ठीक है जी। अब बेटा जी ऐसा है कि इनिशियली इसका प्रेशर पीआर था, इसका वॉल्यूम वीआर था, इसके नंबर ऑफ मोल एनआर थे, और टेम्परेचर टी था। प्रोसेस हम आइसोथर्मल रख रहे हैं। प्रोसेस कैसा रख रहे हैं, आइसोथर्मल। टेम्परेचर थोड़ी चेंज करेंगे अपन। और यहां ये पीपी था। ठीक है जी, क्या था, पीपी, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, वी पी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, एन पी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड टी इज अगेन कांस्टेंट। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, according to ideal gas equation, PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। तो यहां से अगर मैं V निकालूं तो उसका मतलब क्या होगा, nRT बाई P होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं लिखूं VR तो NR RT अपॉन PR, यही होगा कि नहीं। और PVP NP RT अपॉन PP। ठीक है जी। जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो था डेल्टा H डेल्टा U माइनस P, क्या था आगे, V2 माइनस V1। V2 यानी प्रोडक्ट्स, है ना। इसमें अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूं VP VR लिख सकता हूं। इनिशियल वॉल्यूम किसका होगा, रिएक्टेंट्स का। फाइनल वॉल्यूम किसका होगा, प्रोडक्ट्स का, है ना जी। अब बेटा जी डेल्टा H जो आ गया वो आ गया डेल्टा U माइनस P। VP की जगह क्या पुट करोगे, NP RT अपॉन PP। और VR की जगह NR RT अपॉन PR। याद रखो प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, एज प्रेशर इज कांस्टेंट तो क्या होगा भाई, PP इज इक्वल टू PR विच इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, है ना भाई। तो ये इसका कॉमन लेके कट जाएगा कि नहीं, कटेगा। कटने से बना डेल्टा H, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस NP RT माइनस NR RT। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब इसमें से कुछ कॉमन नजर आता है, RT। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस NP माइनस NR
आर टी। क्या इसको डेल्टा एन जी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एनजीआरटी? क्या ऐसे लिखता हूं? हाँ जी जनाब। साइन में माइनस बी डेल्टा बी ना प्लस बी डेल्टा? कहां पर? पहले ऊपर का। ओहो हो, यहीं से गड़बड़ हो जानी थी भाई। थैंक यू भाई। ठीक, यस बिल्कुल, डेल्टा यू प्लस पी वी टू वीपी माइनस वी आर प्लस, बिल्कुल सही, यही निकाला था ना हमने पहले। तो यहां पे ये सारा कैलकुलेट करके डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब डेल्टा एनजी क्यों लिखा बेटा? यहां ये किसका ले रहे हैं? गैस का। किसका ले रहे हैं? तो दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल। सिर्फ कौन से लेंगे? गैसियस मोल। सॉलिड लिक्विड लेने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन ही किसके लिए डिराइव की गई? गैस के मोल के लिए। तो बेटा रिलेशनशिप बन गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। बोलो क्लियर? रिलेशनशिप डिराइव हो गया। ये तब जब गैसेस इन्वॉल्व हो रही हो, ये तब जब गैसेस इन्वॉल्व हो रही हो तो ऐसे वाला होगा। हाँ जी भाई। सर हमने जो पहले वाला वो निकाला था उसके हमने आर से डिराइव किया था, फिर हम इसको सॉलिड और लिक्विड्स में यूज कैसे करेंगे? सॉलिड लिक्विड पे कहां कर रहा हूं मैं इसको यूज? गैस पे ही कर रहा हूं। पहले तो लेकिन ये आप पीछे तो लिखे ना, ओनली व्हेन नो गैसेस मोल्स आर इन। अरे भैया वहां तो वो नंबर ऑफ मोल और टी तो कैंसिल ही कर दिए उसके, गैस के। एंटी एंटी कैंसिल नहीं कर दिया। पीवी तो वर्क है हमारे पास, वो किसी का भी हो सकता है। समझ में आई? वो जरूरी नहीं है, वो बताया मैंने कि आर से भी निकाल सकते हैं। पीवी तो वैसे ही वर्क है। प्रेशर वॉल्यूम का चेंज तो क्या होता है? वर्क होता है। वो चाहे किसी में भी हो। आर यू क्लियर अबाउट दिस? डेरिवेशन क्लियर हुई कि नहीं बेटे? ये डेरिवेशन तुम्हें आएगी, पर साथ में क्या आएगा? साथ में 3 केस आएंगे। इधर सारे बच्चे ध्यान देना। ठीक, केस 1। केस 1, केस 1, इफ एनपी इज ग्रेटर देन एनआर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस। सिर्फ किसमें? गैसियस। हम सिर्फ क्या लेंगे यहां पे? गैसियस फेस लेंगे। जैसे पहले मैं कुछ इसी को क्लियर कर देता हूं। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, CH4 गैसियस प्लस O22 गैसियस गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस 2 H2O लिक्विड। अब मेरे को इसके लिए इस रिलेशनशिप को डिराइव करना है। यहां पे NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? कितने हैं? 1 और 2, कितने आए? 3। और यहां पे NP नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेस देखना सिर्फ, कितना आया? 1। हम लिक्विड नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि लिक्विड के लिए डिराइव्ड ही नहीं है। और वैसे भी गैस की वॉल्यूम चेंज के मुकाबले लिक्विड की वॉल्यूम चेंज क्या होगी? नेग्लिजिबल। लिक्विड के लिए वॉल्यूम चेंज क्या होगी? नेग्लिजिबल। सॉलिड के लिए वॉल्यूम चेंज क्या होगा? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू गैस। अगर एक रिएक्शन में गैस भी है और लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, तो गैस की जितनी वॉल्यूम एक्सपैंड हुई, सॉलिड लिक्विड की वॉल्यूम उसके मुकाबले कितनी एक्सपैंड हुई? नेग्लिजिबल। तो वो लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहां पे ये लिया। तो इसका मतलब डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी किसके बराबर था? एनपी माइनस एनआर। एनपी यहां पे क्या आया? 1। एनआर कितना आया? डेल्टा एनजी कितना आया? तो इसका रिलेशनशिप कैसा बना होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस -2 आर टी। तो रिलेशनशिप क्या बन गया होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 आर टी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे हम कोई और इक्वेशन ले लें, बोला आयरन सॉलिड, ठीक, HCl एक्वस गिविंग अस FeCl2 सॉलिड एंड H2 गैसियस। इसके लिए रिलेशनशिप पूछा है, इसके लिए ये रिलेशनशिप पूछा है। बोलो भैया NR कितना आया यहां पर?
0, क्योंकि ये किससे निकाला है? गैस इक्वेशन से, तो गैस चाहिए अपने को। ठीक, और यहां एनपी कितना आया? 1। तो डेल्टा एनजी कितना आया? एनपी माइनस एनआर कितना? 1 माइनस 1 आया। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 1 आर टी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। ऐसे करके रिलेशनशिप निकाल देंगे अपन। आर की वैल्यू बचपन से जानते हैं क्या? 8.314 है ना। अगर हम किस में लेंगे? एसआई में। यहां तो एसआई में लेंगे। ठीक, क्लियर यहां तक? अब चलते, जो मैं केस बता रहा था आपको, पहला केस, एनपी इज ग्रेटर देन एनआर। अगर एनपी इज ग्रेटर देन एनआर, तो बेटा ऐसे केस में डेल्टा एनजी, जो कि किसके बराबर होता है? एनपी माइनस एनआर के बराबर, ये बड़ा है, तो क्या ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेल्टा यू में कुछ प्लस करो तभी आया। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू? क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू? होगा ना। इसी तरह से जैसे कुछ रिएक्शन भी लेके चलते ना, ताकि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे को। ठीक, मान लो एक रिएक्शन ऐसे दे दिया, 2NH3 गैशियस गिविंग अस N2 प्लस 3H2, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस। ऐसे केस में हमारे पास NR कितना आया? 2, और यहां पे NP कितना आया? 4। तो NP बड़ा हो गया, NP बड़ा हो गया, तो यही केस आ गया। तो ऐसे केस में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा कि नहीं? बेटा ये इक्वेशन नीचे देखी दी होगी, बोलेंगे किसमें डेल्टा एच बड़ा, किसमें डेल्टा यू बड़ा। समझ में आई बात? जैसे आपको बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड एंड इट इज गिविंग अस लाइम विच इज सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस। हमें सिर्फ क्या लेना है? गैस। तो NR कितना है? NP कितना है? तो डेल्टा NG पॉजिटिव में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। तो इस केस में भी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, तो डेल्टा एच कब बड़ा होता है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। शॉर्टकट देंगे अपन आपको। एनी हाउ, केस टू, केस टू देखिएगा। केस टू, अगर मान लो इफ एनपी इज लेस देन एनआर, अगर एनपी इज लेस देन एनआर तो क्या होगा? डेल्टा एनजी, जिसकी वैल्यू थी एनपी माइनस एनआर, एनआर बड़ा हो गया, एनआर बड़ा हो गया, तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो गई? अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, और इसकी वैल्यू नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब इसमें से कुछ माइनस करेंगे अपन। अगर माइनस करेंगे तो मतलब ये बड़ा होगा तभी ना। सो देयरफॉर ऐसे केस में डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू होगा। समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो PCl3 गैशियस reacting with Cl2 gaseous giving us PCl5 gaseous, ऐसे केस में NR बोलो 2, NP बोलो, बड़ा कौन? NR। NR बड़ा तो डेल्टा एनजी नेगेटिव, डेल्टा एनजी नेगेटिव का मतलब डेल्टा यू में से कुछ माइनस करो। तो इसका मतलब यही होगा कि डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा यू। बोलो समझ में आता है? N2 प्लस 3H2, ये भी गैशियस, ये भी गैशियस, गिविंग अस 2NH3 विच इज ऑल्सो गैशियस। बोलो NR और NP। समझ में आता है कि पिछला भी चला जाता है? आ जाता है। तो क्या बनेगा भाई हमारे पास? डेल्टा एच इज, ठीक, केस थ्री, केस थ्री, मान लो इफ एनपी इज इक्वल टू एनआर,
अगर एनपी एनआर के बराबर हो जाए तो भैया डेल्टा एनजी विच इज एनपी माइनस एनआर इज 0. सो देयरफॉर डेल्टा एनजीआरटी 0. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा कि नहीं? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल H2 gaseous, Cl2 gaseous, giving us 2HCl gaseous. Np कितना? 2 और Nr कितना? 2. तो डेल्टा Ng 0, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू. बोलो समझ में आई? कोई मुश्किल बेटा? ठीक. इसी तरह से आपने लिया कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन gaseous, giving us 2 carbon monoxides gaseous. ठीक. 2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है जी, चलेगा. अब इस केस में NR कितना? 2. NP कितना? 2. तो फिर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू. बोलो समझ में आता है? अब इसको इजी कर दें यार. हाँ, इजी कर दें थोड़ा याद करने के लिए. है जी. एक बात बता दो, रिलेशनशिप था डेल्टा H डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. बेटा डेल्टा H क्या बोलते थे हम? क्या होता है? एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था? डेल्टा H का बोलो, एंथैल्पी का नहीं. एंथैल्पी चेंज, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. क्या बोलते थे? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो क्या मैं इसको क्यूपी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको क्यूपी लिख सकता हूं? और डेल्टा यू क्या होता था? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो क्या मैं इसको क्यूवी लिख सकता हूं प्लस डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं? तो क्या दोनों रिलेशनशिप सेम है? एक ही तो बात है यार. डेल्टा एच को आपने किसमें लिखा? क्यूपी में. डेल्टा यू को किसमें लिखा? क्यूवी में. है ना? तो एक सिंपल बात, एनपी ज्यादा तो क्यूपी ज्यादा, एनपी कम तो क्यूपी कम. खत्म. क्या बोला? एनपी ज्यादा तो क्यूपी ज्यादा, और क्यूपी क्या होता है? डेल्टा एच. तो डेल्टा एच ज्यादा. एनपी कम तो क्यूपी कम. है ना? यानी डेल्टा एच कम. एनपी अगर बराबर है एनआर के तो क्यूपी बराबर है क्यूवी के. डेल्टा एच और डेल्टा, कितना सौखा हो गया भाई. एनपी ज्यादा तो क्यूपी ज्यादा, एनपी कम तो क्यूपी कम. फटाफट से बताना मेरे को जिससे पूछूंगा. है ना? जल्दी से. मेरे पास एक रिलेशनशिप है, बोला C6H6 बेंजीन लिक्विड, 15/2 ऑक्सीजन गैसियस, गिविंग अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस 3 वाटर लिक्विड. फटाफट से बोलो, डेल्टा एच बड़ा कि डेल्टा यू बड़ा? फटाफट से बोलो. अरे लड्डू, इसमें NR कितना आया? 7.5. और NP कितना आया? NP कम तो QP कम. QP यानी डेल्टा H कम. तो ऐसे केस में डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H. लड्डू समझ में आई बात? मान लो इस इक्वेशन को ऐसे लिखते, C6H6 लिक्विड, 15/2 ऑक्सीजन गैसियस, गिविंग अस 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस 3 पानी ऑल्सो गैसियस. नाउ NR कितना? NP कितना? NP बड़ा तो QP बड़ा. QP क्या होता है? तो बोलो, बता सकोगे कहां डेल्टा H बड़ा, कहां डेल्टा U बड़ा, और कहां दोनों बराबर? NP बड़ा तो QP बड़ा, NP कम तो QP कम. NP क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन गैसियस. सॉलिड या लिक्विड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ गैसियस. और QP क्या होता है? डेल्टा H. QV क्या होता है? डेल्टा U. तो बेटा तुम्हारे को डेरिवेशन पेपर में ऐसे आएगी, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा H एंड डेल्टा U.
या ऐसे आ जाएगा डिराइव द रिलेशनशिप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एनपी इज ग्रेटर देन एनआर, एनपी इज लेस देन एनआर और एनपी इज इक्वल टू एनआर। ये पूरा बताने को आएगा 5 नंबर का। तो डेरिवेशन बिल्कुल प्रीवियस उससे शुरू करनी पड़ेगी आपको, वहां से शुरू करोगे, पहले इसको यहां तक लेके आओगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखोगे, फिर इसके बाद आगे चलते हुए सारी डिराइव करके मुझे यहां तक चाहिए। बोलो क्लियर? और फिर आगे अगर एनपीएनआर का खेल पूछा है तो ये तीनों केस आप लिख देंगे। समझ में आई? तभी 5 नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ी यार। ठीक, तो आज सिर्फ रिलेशनशिप बताया आपको, पर बेटा अगली बार इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तुम्हारे। एंड बिलीव मी, ये कुछ भी नहीं है यार, ये तो सब लड्डू करवाते हैं, डेरिवेशन तो सारे करवाते हैं, है ना। पर कौन कौन से रिलेशनशिप, कौन कौन से क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन तुम्हें अगली बार कराऊंगा ना, उसमें 2 छोड़ के बाकी कोई सॉल्व कर देगा तो मेरे को बता देना। पहले 2 क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व कर देंगे, उसके बाद बोलेंगे तुम्हें बहुत भयंकर करवाया है, इसकी जरूरत नहीं है। जबकि आपको पता है अश्विनी सर, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाएंगे जो कभी पूछा नहीं गया है। पूछा गया है तो ही मेरी नॉलेज में आया है, तो ही मैं तुम्हें करवा रहा हूं। ठीक है भाई, अगर मैंने कभी देखा ही नहीं हो तो अपनी मर्जी से थोड़ी करा दूंगा। तो थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया? ओके, बाय बाय।